अस्सलाम वालेकुम। आज हम लंग के ट्यूमर्स की बात करेंगे, डिफरेंट कार्सिनोमास की बात करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्यूमर्स में से जो कार्सिनोमास होते हैं उनका याद रखने के जो उनका पीक इंसिडेंस होता है दैट अकर्स बिटवीन 65 एंड 74 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन अराउंड 55 से 84 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादातर लोगों को लंग के कैंसर्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज देखा गया है दैट इज़ योर सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ा देती है उसका, लंग के कार्सिनोमास का। ये 4 डिफरेंट कॉजेज़ यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। उनमें से जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर टोबैको स्मोकिंग। इट इज़ सीन कि 80% जो लंग कैंसर्स होते हैं वो एक्टिव स्मोकर्स में ही देखे जाते हैं। एंड दोज इंडिविजुअल्स जो 20 ईयर्स की हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग 2 पैक्स अ डे, उनमें 60 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है लंग कैंसर का देन कम्पेयर टू योर नॉन स्मोकर्स। एंड सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग नहीं, इवन पाइप स्मोकर्स, सिगार स्मोकर्स, दोज इंडिविजुअल्स हु च्यू टोबैको, वो इंडिविजुअल्स जो आजकल अब वेप करने लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यूज़ करने लगे हैं या पॉड वगैरह जो पीने लगे हैं, उन सब में लंग कैंसर्स के जो चांसेस हैं काफ़ी हाई होते हैं। स्पेशली स्क्वामस एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा देखा गया स्मोकिंग से काफ़ी एसोसिएटेड होते हैं। याद रखना है, स्मोकिंग से जो एसोसिएटेड कैंसर्स हैं दीज आर योर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जो एडिनो कार्सिनोमा होता है, एडिनो कार्सिनोमा इज़ नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग, हम अभी आगे देखेंगे कि वो किस वजह से होता है। तो कुछ लोगों को सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से भी, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं यानी वो इंडिविजुअल्स जो कि खुद स्मोकिंग ना करते हो लेकिन स्मोकर्स के साथ रहते हो घर में या काम ऑफिस वगैरह में स्मोकर्स के साथ होते हैं और उनका जो स्मोक निकलता है उसको इनहेल जब करते हो, जो कि पैसिव स्मोकर्स होते हैं, उनमें भी लंग कैंसर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। टोबैको स्मोकिंग एक एटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स, दोज इंडिविजुअल्स जो कि क्या कहते हैं एस्बेस्टोस की इंडस्ट्रीज़ में या ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करें जहाँ पे एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, क्रोमियम, यूरेनियम, निकल, विनाइल क्लोराइड, मस्टर्ड गैस, इन चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोजर है, उन इंडिविजुअल्स में भी देखा जाता है कि उनमें भी लंग कैंसर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नॉन स्मोकर्स जो कि यूरेनियम में माइन कर रहे हो या इवन माइनर्स जो कि यूरेनियम माइनिंग करते हैं और स्मोक करते हैं, उनमें देखा गया कि दे हैव 10 टाइम्स मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर्स। और जो एस्बेस्टोस की एक्सपोजर की वजह से जो स्मोकिंग जो कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, उसका देखा गया कि जो उसका लेटेंट पीरियड है दैट इज़ अराउंड 10 to 30 ईयर्स। अच्छा, ये याद रखना है कि जो एस्बेस्टोस रिलेटेड एक्सपोजर है वो और वो इंडिविजुअल जिसका एस्बेस्टोस से एक्सपोजर भी हो और वो स्मोकिंग भी करते हो, तो उसमें 55 फोल्ड ग्रेटर रिस्क हो जाता है फॉर दैट इंडिविजुअल टू डेवलप लंग कार्सिनोमा। ये एक चीज़ याद रखनी थी कि जो एस्बेस्टोस के एक्सपोजर वाले इंडिविजुअल्स होते हैं और अगर वो साथ में स्मोकिंग भी करते हैं तो उनमें वो जो लंग कैंसर का जो चांस है दैट इंक्रीजेस बाय 55 फोल्ड। एयर पोल्यूशन भी एक कॉज आ जाता है कि जिस तरह हम लोग जो कराची में रहते हैं या कराची, लाहौर में या और कोई जो हैवी इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन सिटीज़ में रहते हो जहाँ पे क्रॉनिक एक्सपोजर हमारा हो स्मोक से या डर्टी एयर से या एयर पोल्यूशन की वजह से, उनमें भी इट कॉजेज लंग इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन रिपेयर, कॉन्स्टेंट इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन रिपेयर जब चलती रहेगी तो डैट ऑल्सो लीड्स टू लंग कार्सिनोमा। लेकिन जो मेन चीज़ याद रखनी है वो एक्वायर्ड म्यूटेशन याद रखनी है। म्यूटेशंस के नाम याद रखने होंगे जो कि डिफरेंट कैंसर्स में इन्वॉल्व होती हैं। एडिनो कार्सिनोमा की सबसे पहले बात करते हैं। एडिनो कार्सिनोमस में ये देखा गया, इसका मैं याद करने का आसान सा तरीका बता देता हूँ। एडिनो कार्सिनोमस में ज़्यादातर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखी जाती है अलॉन्ग योर डिफरेंट सिग्नलिंग रिसेप्टर पाथवेज। हमने थर्ड ईयर में डिफरेंट सिग्नलिंग रिसेप्टर पाथवेज पढ़े थे न्यूप्लेसिया के टॉपिक पे। देयर इज़ एल के पाथवे, देयर इज़ टायरोसिन काइनेज पाथवे, देयर इज़ PI3 के पाथवे, देयर इज़ जैक्स्टर पाथवे, WNT सिग्नलिंग पाथवे, डिफरेंट पाथवेज होते थे। वो जो सारे सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की या ग्रोथ फैक्टर के लेवल पे आगे उस क्या कहते हैं मेन डाउन स्ट्रीम उन सिग्नलिंग पाथवेज के लेवल पे अगर कोई गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए सो दैट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एडिनो कार्सिनोमा। ये चीज़ याद रखनी थी कि एडिनो कार्सिनोमा इज नॉट इन्वॉल्व विद स्मोकिंग। एडिनो कार्सिनोमा इज इन्वॉल्व ड्यू टू गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर सिग्नलिंग पाथवेज। ये देखा गया कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कौन कौन सी जीन्स हो जाती है, जीन्स के नाम याद रखने होंगे। EGFR विच इज एपिडेर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ALK, MET, ROS1, RET, इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है विच लीड्स टू एडिनो कार्सिनोमा। तो एडिनो कार्सिनोमा के लिए जो जीन्स याद रखनी थी दैट इज योर EGFR एपिडेर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ALK, ROS1, MET एंड RET। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा का बताया था कि दे आर एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ये देखा गया है कि इसमें क्रोमोसोमल डिलीशंस हो जाती हैं उन जेनेटिक उन लोकाई की या उन क्रोमोसोमल लोकाई की जहाँ पे बेसिकली वो जीन्स होती हैं जो कि ट्यूमर सप्रेसर को इनकोड करती हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 3, 9 और 7 वहाँ पे डिलीशंस हो जाती हैं विच लीड्स टू क्या कहते हैं डिलीशंस ऑफ योर डिफरेंट जीन्स। फॉर एग्जांपल CDKN2A जीन की डिलीशन हो जाती है, TP53 की डिलीशन हो जाती है। सो दैट इज़ इन्वॉल्व ड्यू टू
स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, स्मोकिंग से रिलेटेड है हाईली। हो क्या रहा है इसमें, क्रोमोसोमल डिलीशंस हो रही हैं 3, 9 और 17 के शॉर्ट आर्म की, जिसकी वजह से CDKN2A जीन नहीं फॉर्म होती। CDKN2A जीन का काम क्या है कि वो आगे P16 को बनाती थी, जब CDKN2A नहीं होगा तो P16 नहीं बनेगी, P53 नहीं बनेगी। और साथ में ये होता है कि FGFR1 भी एक क्या कहते हैं जीन देखी गई है विच इनकोड्स योर, जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, बेसिकली इसको इनकोड करती है ये। तो इस जीन की भी अगर म्यूटेशन हो जाए, इसकी डिलीशन हो जाए, तो इट विल लीड टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में क्या था, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्या हो रहा है कि वो जो जीन्स हैं उनकी डिलीशन हो रही है। जीन्स कौन सी है, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देते हैं, CDKN2 है, P53 एंड FGFR1। फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा में आते हैं। अगेन स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज हाईली रिलेटेड टू स्मोकिंग। इसमें किसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, 90% ऑफ द टाइम P53 की होती है, और 100% ऑफ द टाइम रेटिनोब्लास्टोमा जीन की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। और साथ में मिक जो फैमिली है M/C जीन्स की भी म्यूटेशन हो जाती है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा अगेन रिलेटेड टू स्मोकिंग, इसमें किस जीन्स की डिलीशन होती है, P53 90% ऑफ केस, रेटिनोब्लास्टोमा हर हाल में याद रखनी 100% केस, एंड योर मिक फैमिली M/C। कुछ प्री कर्सर लीजन्स देखे जाते हैं, प्री इन्वेसिव लीजन्स देखे जाते हैं इन कैंसर्स के, जिस तरह जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होने से पहले हमको एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया मिलता है, देन हमको एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू मिलता है, एंड देन एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होता है। एंड जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में ये देखा गया कि सबसे पहले स्क्वामस सेल मेटाप्लेजिया होता है। स्क्वामस सेल मेटाप्लेजिया होने के बाद स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया होता है, और फिर डिस्प्लेजिया होने के बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन साइटू होता है। कार्सिनोमा इन साइटू के बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वो डेवलप करते हैं। तो ये प्री इन्वेसिव लीजन्स याद रखने थे, एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ। जो एडिनोकार्सिनोमा है उसके हैं एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू, देन एडिनोकार्सिनोमा। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है उसका सबसे पहले स्क्वामस सेल मेटाप्लेजिया, स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा इन साइटू, देन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के कोई प्री इन्वेसिव लीजन्स नहीं मिलते, और जो लार्ज सेल कार्सिनोमा जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो उसमें हम देख लेंगे कि उसमें भी हमें कोई इस तरह के प्री इन्वेसिव लीजन्स नहीं मिलते। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन उन्होंने ये दी है वैसे, लेकिन अगर ये याद ना हो तो जो 4 मेन बेसिकली कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोमाज होते हैं लंग के, जिनकी मैं बात अभी बार बार करे जा रहा हूँ, जिनकी मैं नाम बार बार लिए जा रहा हूँ, ये 4 याद रख लेना। एडिनोकार्सिनोमा 50% ऑफ द टाइम, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 20% ऑफ द टाइम, स्मॉल सेल कार्सिनोमा 15% एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा 2% ऑफ द टाइम। बाकी अदर्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये 4 हर हाल में याद रखने हैं। अब इन्हीं की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट। एडिनोकार्सिनोमास का ये देखा गया कि एडिनोकार्सिनोमा लंग में ज़्यादातर पेरिफेरी से अराइज करते हैं, वेयर एज जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ये देखा गया कि दे अराइज फ्रॉम सेंट्रल और हाइलर रीजन्स ऑफ द लंग। ठीक है, ये आगे भी हम बार बार रिपीट करेंगे। एडिनोकार्सिनोमास अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ लंग, वेयर एज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम सेंट्रल रीजन्स ऑफ द लंग। सबसे पहले एडिनोकार्सिनोमा की बात करते हैं। पहला प्री इन्वेसिव लीजन क्या था कि एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया होगा, जिसमें हमको लेस देन 5 मिलीमीटर के लीजन्स मिलेंगे, कैरेक्टराइज बाय डिस्प्लास्टिक न्यूमोसाइट्स लाइनिंग द एल्वुलर वॉल्स दैट आर माइल्डली फाइब्रोटिक। इसमें याद रखना कि जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो यूजली जो एल्वुलाई का सेप्टा होता है ना, और जो एल्वुलाई के दरमियान जो सेप्टाज होते हैं उनके एडजस्टेंट ये बेसिकली डेवलप करता है। और एडिनोकार्सिनोमा नेम में तो इसमें हमको ग्लैंडुलर डिफ्रेंसिएशन मिलती है, इसमें हमको म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मिलते हैं, गॉबलेट सेल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एडिनोस के नाम में आ रहा है। ये इन्होंने एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू दिखाया हुआ, और ये इन्होंने एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया एंड देन इवेंचुअली इन्होंने यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा दिखाया हुआ है, जहाँ पे हमको काफ़ी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की इन्वॉल्वमेंट मिल रही है। तो एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया में क्या था, लेस देन 5 मिलीमीटर का लीजन है, डिस्प्लास्टिक न्यूमोसाइट्स लाइनिंग एल्वुलर वॉल्स दैट आर माइल्डली फाइब्रोटिक। एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकियो एल्वुलर कार्सिनोमा। इसमें अब लीजन्स का साइज हो गया लेस देन 3 सेंटीमीटर। अगेन वही डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं, उनकी फर्दर ग्रोथ हो गई है, एंड दे आर ग्रोइंग अलॉन्ग द प्री एग्जिस्टिंग एल्वुलर सेप्टा। अब एडिनोकार्सिनोमा जब हो जाता है, ग्लैंडुलर डिफ्रेंसिएशन, ये म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, इनका पैटर्न डिफरेंट तरह के पैटर्न्स में ग्रो करते हैं, एसिनार, लेपिडिक, पेपिलरी, माइक्रोपेपिलरी एंड सॉलिड, ये याद रखने होंगे। एज ए स्टेटेड बिफोर, पेरिफेरी से स्टार्ट होते हैं। हिस्टोलॉजिकली ये देखा गया कि जो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होगा उसमें ऑब्वियसली ग्लैंडुलर एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, पेपिलरी लीजन्स भी मिलेंगे विच आर रिसेंबलिंग अदर पेपिलर कार्सिनोमास, और कभी कभी हमको सॉलिड मैसेज भी मिलते हैं विद ओनली ओकेजनल म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मेन जो इसमें हम एक ट्यूमर मार्कर यूज़ करते हैं वो एक प्रोटीन को यूज़ करते हैं, थायराइड प्रोटीन कह लें हम, थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 TTF1 को हम एज अ ट्यूमर मार्कर यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एंड डायग्नोस एडिनोकार्सिनोमा। अगर TTF1 के लेवल्स बढ़े हुए तो समझ जाना एडिनोकार्सिनोमा हुआ है, और उसमें कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होगी। किस पैटर्न में ये ग्रो करता है, अगेन पेरिफेरी से स्टार्ट होता है। लेपिडिक पैटर्न देखा गया कि लेपिडिक पैटर्न में ग्रो करता है, कि इसमें ये देखा जाता है कि ट्यूमर सेल्स दे क्रॉल अलोंग द नॉर्मल अपीयरिंग एल्वुलर सेप्टा। जो मैंने पहले कहा कि जो एल्वुलस का सेप्टा होगा उसके आसपास ये ग्रो करता है।
तो इसकी अपीयरेंस हमें इस तरह नज़र आ रही होती है कि इट इज़ क्रॉलिंग अलॉन्ग द नॉर्मल अपीयरिंग एल्वेलर सेप्टा, और हमको क्या कहते हैं स्कारिंग और पेरिफेरल लिपिडिक ग्रोथ पैटर्न के साथ एसोसिएटेड होगा, विच इज़ समटाइम्स नोन एज माइक्रो इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमा। और कभी कभी जो म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा होता है उसमें देखा गया कि उसमें हमको सैटेलाइट ट्यूमर्स मिलते हैं कि वो इट कुड आइदर बी सॉलिटरी नोड्यूल और मल्टीपल नोड्यूल, या कभी कभी वो इंटायर लोब को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं विच माइट बी मिमिकिंग लोबार न्यूमोनिया। तो ये लास्ट पॉइंट अगर माइक्रो इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमा म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा वाला नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मेन जो चीज़ याद रखनी थी एडिनोकार्सिनोमा की पेरिफेरी से ग्रो कर रहा है, ये इसके प्री इन्वेसिव लीजन्स हैं। एल्विलर सेप्टा के आसपास वो ग्रो करेगा, किस पैटर्न में, लिपिडिक पैटर्न याद रख लेना है, हर हाल में लिपिडिक पैटर्न में ग्रो करेगा। और जो उसका मार्कर हम यूज़ करते हैं दैट इज थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, और इसमें ग्लैंडुलर एलिमेंट्स मिलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलता है। अब हम आते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के प्री इन्वेसिव लीजन्स मैंने बता दी थी, एक दफ़ा फिर रिवाइज करता हूँ। अगेन स्मोकिंग से रिलेटेड होता है, मोस्ट कॉमनली मैन में होता है क्योंकि मैन ही ज़्यादा स्मोक करते हैं। स्क्वामस सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा दोनों का इंसिडेंस मैन में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, मेल्स में ज़्यादा होता है। स्क्वामस सेल के क्या थे कि मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा इन साइटू, देन इवेंचुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ये देखा गया कि जो उसकी ग्रोथ होती है इट ग्रोस एक्सोफिटिकली इनसाइड द या इनटू योर ब्रोंकियल ल्यूमेन, जिसकी वजह से ये इंट्राल्यूमिनल मैसेज प्रोड्यूस करता है कि सिंस इसकी एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है ब्रोंकियल ल्यूमेन के लेवल तक होती है, और अगर उसकी फर्दर इन्लार्जमेंट हो जाए इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन। स्क्वामस सेल कार्सिनोमास का देखा गया कि दे कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर ब्रोंकाई विच लीड्स टू डिस्टल एटिलेक्टेसिस एंड इन्फेक्शन। They can also penetrate the wall of bronchus and infiltrate along the peribronchial tissue into adjacent carina or into your adjacent mediastinum. जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो दे प्रोड्यूस अ कॉलीफ्लावर लाइक इंट्रापेरेन्काइमल वैस विच कंप्रेसेस द सराउंडिंग लंग। इनका ये देखा गया कि जो न्यूप्लास्टिक टिश्यू होता है वो ग्रे वाइट होता है, फॉर्म टू हार्ड होता है कंसिस्टेंसी में। फोकल एरियाज ऑफ हेमरेजेस आर सीन एंड दे प्रोड्यूस रेड और येलो वाइट मॉटलिंग एंड सॉफ्टनिंग अपीयरेंस। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की ये एक मॉर्फोलॉजी थी। प्री इन्वेसिव लीजन्स बता दिए। एक्सोफिटिकल इवेंट्स का याद रखना है, ये ग्रो करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस विच लीड्स टू एटिलेक्टेसिस और इन्फेक्शन। माइक्रोस्कोपिकली हमको केराटिनाइजेशन और इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिलते हैं। इसकी माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोस्कोपिक इन्होंने अपीयरेंस दिखाई हुई, इसमें हमको या तो केराटिन पर्ल्स मिलेंगे, जो केराटिनाइजेशन हमको मिलती है वो इन अ फॉर्म ऑफ केराटिन पर्ल्स, स्क्वामस पर्ल्स की फॉर्म में मिलेगी, या इंडिविजुअल सेल्स मिलेंगे विद मार्केडली इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमको ये एरोस नजर आ रहे हैं, दीज आर केराटिन पर्ल्स। उसके अलावा जो इंडिविजुअल सेल्स है उसका भी हम साइटोप्लाज्म दे सकते हैं। इट इज़ हैविंग हाई लेवल्स ऑफ इओसिनोफिलिया। जो वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर होगा उसमें हमको ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलेंगी केराटिन पर्ल्स की, जो वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल ट्यूमर होगा। अगर तो कोई पुअरली डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल ट्यूमर हो उसमें हमको ये फाइंडिंग इतनी ईजिली नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें हमको माइटोटिक एक्टिविटी काफ़ी हाई मिलेगी। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का मैंने बताया था कि ये सेंट्रली अराइज करता है एडिनोकार्सिनोमा पेरिफेरी से। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सेंट्रली क्या कहते हैं हाइलर रीजन से या सेगमेंटेड और सब सेगमेंटल ब्रोंकाई से ये बेसिकली अराइज करता है, इसका बस यही याद रखना है। नाउ वी कम टू स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा अगेन इट इज़ इन एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग। सबसे डेंजरस जो होता है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा सबसे डेंजरस इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि एक तो इसके कोई प्री इन्वेसिव लीजन्स नहीं होते, दूसरा ये तभी डायग्नोस किया जाता है जब ये मेटास्टेसाइज कर चुका हो, इसलिए सबसे जो डेंजरस होता है वो यही होता है। इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी बुरी होती है कि इसमें हम प्रोग्नोसिस के लिए नॉर्मली तो 5 ईयर सर्वाइवल डेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसमें जो प्रोग्नोसिस होती है वो सिर्फ मंथ्स तक या इवन वीक्स तक होती है, कि बस मंथ्स या वीक्स तक का ही सर्वाइवल होता है, क्योंकि डायग्नोस ही वो तब होता है जब ये पूरा मेटास्टेसाइज कर चुका होता है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा का देखा गया कि उसमें स्मॉल सेल्स होते हैं विद स्कैंड साइटोप्लाज्म, इल डिफाइंड सेल बॉर्डर्स, फाइनली ग्रैन्युलर न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ये पैटर्न याद रखना होगा कि हमको न्यूक्लियर क्रोमैटिन का सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न मिल रहा होता है, एंड एब्सेंट और इनकंस्पिक्यूअस न्यूक्लियर मिलता है कि जो न्यूक्लियर होगा वो आइदर एब्सेंट होगा या इनकंस्पिक्यूअस होगा। सेल्स आर राउंड, ओवल और स्पिंडल शेप एंड न्यूक्लियर मोल्डिंग इज प्रोमिनेंट। माइटोटिक जो काउंट होती है वो हाई होती है। सेल्स दे ग्रो इन क्लस्टर्स, exhibit these cells they exhibit neither the glandular appearance nor the squamous appearance, which is why इसको हम स्मॉल सेल कार्सिनोमा कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्लैंडुलर और स्क्वामस अपीयरेंस है नहीं, इनकी स्मॉल सेल वाली हमको अपीयरेंस मिल रही होती है। नेक्रोसिस कॉमन होता है और काफ़ी एक्सटेंसिव वो होता है। इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमको डेंस कोर मिलती है न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की। न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इसमें हमको प्रेजेंट मिलते हैं, एंड न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इसलिए प्रेजेंट मिलते हैं क्योंकि ये देखा गया कि जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा इट बेसिकली अराइजेस फ्रॉम योर न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यूज, एंड दिस न्यूरो एंडोक्राइन
this neuroendocrine progenitor cells, they are basically present in your lining bronchial epithelium. तो उसी वजह से हमको डेंस न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा के केस में, और इसीलिए हम न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स यूज़ करते हैं। अगेन न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स कौन से यूज़ करते हैं जो कि हमको पॉजिटिव मिलते हैं? क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन और CD56। दीज आर योर न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स, क्रोमोग्रेनिन, साइनेप्टोफाइजिन, CD56, जो कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा के केस में हमको पॉजिटिव मिलते हैं, जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ। स्मॉल सेल का क्या था? स्मॉल सेल्स होंगे, स्कैंट साइटोप्लाज्म होगा, इल डिफाइंड सेल बॉर्डर, फाइनली ग्रैंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्रोमेटिन में मेन सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न याद रखना है, और एब्सेंट न्यूक्लियोलाई होगा या इनविजिबल एक तरफ से न्यूक्लियोलाई होगा। सिगरेट स्मोकिंग से इन्वॉल्व है, कोई प्री इन्वेसिव फेज नहीं होगा। डायग्नोस ही तब होगा जब मेटास्टेसाइज कर चुका हो, माइटोटिक काउंट हाई होगी। जो मार्कर्स याद रखने हैं दैट इज योर साइनेप्टोफाइजिन, क्रोमोग्रेनिन, CD56, एंड इसमें हमको डेंस कोर ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स मिलता है। लास्टली कम्स जो लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा का ये देखा गया है कि ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इसको डायग्नोस किया जाता है कि जब हम ऐसा ट्यूमर मिले लंग का कि ना वो एडिनो कार्सिनोमा हो, ना वो स्क्वामस सेल हो, ना वो स्मॉल सेल हो, देन हम कहते हैं कि ये लार्ज सेल कार्सिनोमा है। उसके लिए जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करते हैं, जब हमको ना TTF1 की प्रेजेंस मिलती है, ना हमको सैनेप्टोफाइजिन्स की प्रेजेंस मिलती है, ना डिफरेंट न्यूरो एंडोक्राइन जो मार्कर्स थे, किसी की भी जब प्रेजेंस नहीं मिलती ऑन द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, हम फिर यही कहते हैं कि ये लार्ज सेल कार्सिनोमा है। क्योंकि लार्ज सेल कार्सिनोमा में क्या देखा जाता है, उसमें अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि लार्ज सेल कार्सिनोमा में बेसिकली हमको सेल्स मिलते हैं विच आर हैविंग लार्ज न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो लार्ज सेल में लार्ज न्यूक्लियाई होगा सेल्स का, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, जो कि बेसिकली ऑपोजिट है स्मॉल सेल का। स्मॉल सेल में हमको स्कैंटी साइटोप्लाज्म मिल रहा था, स्मॉल सेल्स मिल रहे थे, और हमको न्यूक्लियोलाई कंप्लीटली एब्सेंट मिल रहा था, और न्यूक्लियर क्रोमेटिन का पैटर्न सॉल्ट एंड पेपर मिल रहा था। लार्ज सेल कार्सिनोमा इज बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर दैट लैक्स द साइटोलॉजिक फीचर्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ लंग कैंसर्स। तो ये लार्ज सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड बात याद रखनी थी। आगे उन्होंने ये बेसिकली बताया हुआ है कि दीज कैंसर्स, ऑल ऑफ दीज कैंसर्स हैव एबिलिटी टू बेसिकली इन्वेड जो सराउंडिंग टिश्यूज़ की प्लूरल सर्फेसेस तक स्प्रेड कर सकते हैं, प्लूरल कैविटी तक, पेरिकार्डियम तक स्प्रेड कर सकते हैं। लिम्फ नोड्स में ब्रोंकियल, ट्रैकियल और मीडियस्टिनल नोड्स आ जाते हैं, उनका जो ज़्यादा स्प्रेड होता है वो हिमेटोजीनियस या लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। ये चीज़ अच्छा याद रखनी है कि हम क्लिनिकल फीचर्स में भी अगेन मैं रिवाइज कराऊंगा कि जो एडिनोकार्सिनोमा और जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है ना, वो ज़्यादा लोकलाइज्ड रहता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस करता है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा मेटास्टेसाइज करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स पता है, मैं रीनल ग्लैंड, लिवर, बोन, ब्रेन के लेवल पे मेटास्टेसाइज कर सकता है। और फिर उन्होंने सेकेंडरी पैथोलॉजी का पॉइंट बताया। सेकेंडरी पैथोलॉजी इज बेसिकली ड्यू टू ट्यूमर, अगर कोई कंडीशन अराइज कर दी हो कि जिस तरह स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का हमने देखा था कि वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता था। अब जब वो अगर, क्योंकि वो उसमें एक्सोफिटिक मैसेज ग्रो कर रहे थे ल्यूमन के अंदर, अगर तो वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा तो होगा क्या कि सेकेंडरी पैथोलॉजी का ये मतलब है कि मेन डिजीज वॉज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लेकिन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, फोकल एम्फीसीमा भी डेवलप हो जाता है। और अगर तो वो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन करा दे तो वो एटिलैक्टेसिस भी कॉज कर सकता है, और वो फर्दर ग्रो करे, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है एयरवेज का वो इम्पेयर हो जाए, तो इट विल लीड टू सीवियर सुपरेटिव या अल्सरेटिव ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोक्टेसिस। पल्मोनरी एब्सिस कैन ऑल्सो डेवलप इन योर कॉम्प्लिकेशन। There can be compression or invasion of superior vena cava which leads to venous congestion and edema of head and arm, ultimately leading to superior vena cava syndrome. पेरिकार्डियम तक वो इन्वेट करेगा कोई भी ट्यूमर, तो पेरिकार्डाइटिस कराएगा, प्लूरा तक इन्वेट करेगा, प्लूराइटिस कराएगा। अपाइकल लंग कैंसर ज़्यादातर ये देखेंगे कि वो सर्वाइकल सिम्पैथेटिक प्लेक्सस को इन्वेट कर देते हैं विच माइट लीड टू हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये बेसिकली इनकी इन्वेजन की डिफरेंट टाइप्स बताएंगे। ये चीज़ अगर ना भी आता हो तो कोई बात नहीं, मेन जो हर कैंसर को हमने अलग अलग पढ़ा है उसकी जो मॉर्फोलॉजी अलग अलग पड़ी है वो याद रखनी थी। ये इन्होंने स्टेजिंग और ग्रेडिंग का क्राइटेरिया बताया हुआ, ये भी अगर नहीं याद होता तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं। स्टेजिंग में बस मेन चीज़ याद रखनी है कि स्टेज 4 के लेवल पे मेटास्टेसिस हो चुका होगा, स्टेज 0 पे वो इनसाइटू होगा ट्यूमर, कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। स्टेज 2 के लेवल पे जाके हमको लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट मिलना शुरू होगी, और स्टेज 3 पर ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा इन्वेड कर चुका होगा डिफरेंट सराउंडिंग एरियाज में, और काफ़ी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो चुके होंगे। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, अगेन 50 या 50 एंड अबव इंडिविजुअल्स में देखे जाते हैं। क्लिनिकल फीचर के लिए ये वाली बेसिकली टेबल याद रख लेना। ये क्लिनिकल फीचर्स हमको मिलते हैं लंग के ट्यूमर्स में, लंग की कार्सिनोमास में। कफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमोप्टिसिस, चेस्ट पेन, निमोनिया, एब्सिस, लोबार कोलैप्स, लाइपोइड निमोनिया, प्लूरल एफ्यूजन, होर्सनेस, डिस्फेजिया एंड ऑल ऑफ दिस। और उन सब की उन्होंने फिर पैथोलॉजिक बेसिस भी बताई हुई। तो एक तरफ से ये टेबल में से अगर 5 या 4 या 5 भी सिम्टम्स याद हो जाए तो इट इज़ मोर देन इनफ। क्लिनिकल फीचर्स और याद हो जाए तो इट इज़ मोर देन इनफ।
ये बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में एज आई सेड बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी, क्योंकि हमने देखा स्क्वामस और स्मॉल सेल कार्सिनोमा स्मोकिंग की वजह से ही हो रहे हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट यही होगी कि एक तरह से स्मोकिंग को प्रिवेंट किया जाए। जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात है तो उसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो एडिनो कार्सिनोमा और जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं वो यूजुअली लोकलाइज रहते हैं, तो उनका ज़्यादातर 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखा जाता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के देखा जाए, स्मॉल सेल बेसिकली उसकी सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस होती है, तो उसमें जो सर्वाइवल रेट है वो 5 ईयर नहीं यूज़ करते। वो हम देखा जाता है कि ज़्यादातर अगर लोगों में हुआ तो वीक्स तक होता है, या कुछ अगर बहुत लकी लोग हों तो वो 10 मंथ्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा को ज़्यादातर रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी से ही ट्रीट किया जाता है। स्क्वामस सेल का 5 ईयर सर्वाइवल रेट दिया हुआ है कि अगर तो लोकलाइज तो डिजीज़ तो 22% है, अगर तो रीजनल मेटास्टेसिस हो तो 22% है, अगर तो वहीं पर लोकलाइज है तो 52 है, अगर डिस्टल मेटास्टेसिस हो गया तो 4% है इन दोनों ट्यूमर्स का, स्क्वामस और एडिनो का। वैसे जो एक एवरेज हमने निकाली हुई है वो 18.7% निकाली हुई है। लास्टली वी कम टू अवर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। हमने थर्ड डे में पढ़े थे कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, इसमें से जो स्मॉल सेल एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है दे बेसिकली इंक्रीजेस द हार्मोन या हार्मोन लाइक फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन मिलती है। हमने थर्ड ईयर में उसका एक टेबल भी याद किया था, तो उस टेबल से भी आप याद कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा था लंग का, इट लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम एंड SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, और जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था इट लीड्स टू हाइपर कैल्सीमिया। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे फर्दर एलैबोरेट की हुई है, या वही चीज़ बताई हुई है कि हमको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम मिल सकता है। लंग कार्सिनोमा आर एसोसिएटेड विद सेवरल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, they increase hormones or hormone like factors like ADH, which will induce hyponatremia due to inappropriate excretion, ACTH बढ़ा होगा producing Cushing syndrome, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड या प्रोस्टाग्लैंडिन ई बड़े होंगे लीडिंग टू हाइपरकैल्सीमिया, कैल्सीटोनिन बड़ा होगा लीडिंग टू हाइपोकैल्सीमिया, गोनाडोट्रोपिन्स बड़े होंगे लीडिंग टू गायनेकोमास्टिया, सेरोटोनिन और ब्रैडिकाइनिन भी बड़े होंगे लीडिंग टू कार्सिनोइड सिंड्रोम। अच्छा, कार्सिनोइड सिंड्रोम का कभी MCQ आ सकता है, तो याद रखना कि अगर सेरोटोनिन एंड ब्रैडिकाइनिन बड़े हों लंग के कैंसर की वजह से तो इट विल लीड टू या इट विल बी एसोसिएटेड विद कार्सिनोइड सिंड्रोम। मेनली क्या चीज़ याद रखनी है कि जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ACTH और ADH के लेवल ज़्यादातर बढ़ाता है। So Cushing syndrome and SIADH are linked with small cell carcinoma, whereas your hypercalcemia is linked with squamous cell carcinoma, क्योंकि squamous cell carcinoma में जो पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हुए होते हैं। So that was all related to tumors of lungs, carcinomas of lungs. I hope ये easy समझ में आ गया हो, and thank you.